I welcome you all to this channel. इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th कंप्लीट सिलेबस वीडियोस। क्लास 12th के लिए जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी के कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं और बाकी क्लासेस की वीडियोस इस पर अपलोड हो रही हैं। इस चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्राप्त होगी। तो इन सब सुविधाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठाने के लिए बस आपको एक ही काम करना है कि आप जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। आप अपनी फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are impact of change in income on demand, impact of change in taste and preferences on demand, impact of change in expectations on demand, impact of change in population size on demand, and impact of change in distribution of income on demand. तो इन टॉपिक्स के बारे में हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो जैसा आप जानते हैं कि नॉर्मल गुड्स का जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है। इन अदर वर्ड्स, जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है और जब इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम होती है। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस शेड्यूल हियर। जब कंज्यूमर का इनकम 200 है तो उस समय नॉर्मल गुड की डिमांड 10 यूनिट्स है और जब इनकम बढ़कर 250 हो जाता है तो यहाँ पर डिमांड 12 हो जाती है। यहाँ पर बढ़ रहा है डिमांड। इन दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर मान लीजिए इनकम कम हो गई, ये 150 हो जाती है, तो फिर डिमांड जो है वो 8 हो गई, डिमांड में भी कमी आ गई यहाँ पे। तो जैसा आप देख रहे हैं शेड्यूल के माध्यम से, जब इनकम 200 से 250 हो गई तो डिमांड भी 10 से 12 हो गई, दोनों बढ़ गई। लेकिन जब इनकम जो है वो 250 से 150 हो गई, कम हो गई, तो डिमांड भी 12 से 8 हो गई, यहाँ पर कमी आ रही है। और अगर हम इसको 200 से भी कंपेयर करें तो 200 से भी ये इनकम कम हो गई 150 और डिमांड भी 10 से 8 हो गई, तो भी ये कम हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनकम तो बढ़ रही है, इनकम इंक्रीजेस, बट डिमांड जो है वो इस केस में इंक्रीज हो रही है। इनकम भी इंक्रीज हो रही है और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। ऑन द अदर हैंड, जब इनकम डिक्रीज हो रही है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को शो किया है और वाई एक्सिस पर जो है वो प्राइस को लिया हुआ है। तो जैसा आप जानते हैं यहाँ हम रिलेशन शो कर रहे हैं इनकम के साथ। तो प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस लाइन जो यहाँ पर आपने लिया है इसको हमने कांस्टेंट रखना है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पर हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द चेंज इन इनकम एंड डिमांड। तो जैसा हमने देखा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इनिशियल जो डिमांड कर्व है वो डी है और ये ए पॉइंट पर जो है प्राइस लाइन को कट कर रहा है। अब जैसे ही इनकम बढ़ी 250 हो गई तो डिमांड बढ़ गई 12 हो गई, तो ये डिमांड कर्व जो है आपका राइट साइड शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्टिंग हो गया। इसमें ये ए से बी की तरफ चला गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बी पॉइंट पे कट कर रहा है प्राइस लाइन को। और जब इनकम कम हुई तो
डिमांड कर्व जो है आपका शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे, और ये शिफ्टिंग जो है वो D2 पे आ गई। यहाँ पर नया डिमांड कर्व जो है आपका क्या बन गया, D2, और ये प्राइस लाइन को कहाँ कट कर रहा है, C पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस तरह से डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि जब इनकम जो है वो बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स का जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ए से बी की तरफ जाता है, और जब इनकम कम होती है तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, मतलब ए से सी की ओर आता है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑन द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो जैसा आप जानते हैं इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसे अगर हम देसी घी और डालडा घी को कंपेयर करें तो देसी घी एक नॉर्मल गुड है, जबकि डालडा घी क्या है, एक इंफीरियर गुड है, एक लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट है। जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है उस समय वो इंफीरियर गुड्स को ज़्यादा परचेज करता है, क्योंकि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उसकी परचेजिंग पावर से बाहर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कंज्यूमर की जो इनकम है वो 200 है, उस समय वो इंफीरियर गुड की डिमांड कर रहा है 10 यूनिट्स की। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है 250 होगी तो यहाँ डिमांड कर रहा है वो 8 यूनिट्स की। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो फिर वो नॉर्मल गुड्स को परचेज करना चाहेगा, वो बेटर क्वालिटी गुड्स को परचेज करना चाहेगा, और इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी वो कम करेगा। एग्जाम्पल के लिए, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो फिर वो डालडा घी की डिमांड ज़्यादा नहीं करता है, बल्कि उसकी डिमांड को कम करता है, और डालडा घी की जगह वो देसी घी को परचेज करना प्रेफर करता है, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ी है। वो अपनी बढ़ी हुई इनकम का हिस्सा जो है वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट पर खर्च करना चाहता है, इसलिए इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो कम होती है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए इनकम जो है वो 150 हो जाती है, अगर कंज्यूमर का इनकम कम हो रहा है तो इंफीरियर गुड की डिमांड यहाँ 8 की बजाय कितनी हो रही है, 12 हो रही है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकम गिरी 250 से ये नीचे आ गई 150 पे, लेकिन डिमांड 8 से 12 हो गई। इनकम के कम होने पर डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स जो हैं वो कंज्यूमर के बजट से बाहर हो रही हैं। तो इस तरह से जो इन्फीरियर गुड्स होती है उसमें जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स जो है वो डिक्रीज होती है, और जब इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज होता है तो उस समय जो डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स है वो इंक्रीज होती है। तो इस तरह से इन्फीरियर गुड्स की जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस पर जो है वो क्वांटिटी को शो किया गया है और वाई एक्सिस पर प्राइस को शो किया गया है। प्राइस लाइन यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में यहाँ कोई चेंज हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। इनिशियल डिमांड कर्व आपका डी है, और जो जब इनकम जो है आपकी उसमें वृद्धि होती है, जब इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने से जो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है वो कम होती है, तो डिमांड कर्व जो है वो D1 पर आ जाता है। इस तरह से ये बैकवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, इसको अपने ध्यान रखना है। जब इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ा तो उस समय इन्फीरियर गुड का डिमांड कम हुआ और ये D1 न्यू डिमांड कर्व बन गया। ये ए से बी की तरफ जो है डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, इसको हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर कंज्यूमर का इनकम कम हो रहा है तो कंज्यूमर की इनकम कम होने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो वो राइट साइड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिमांड कर्व है ये D2 बन जाता है, और राइट वर्ड शिफ्टिंग यहाँ पे हो रही है। डिमांड कर्व जो है आपका ए पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ये नया डिमांड कर्व जो है वो D2 यहाँ पर बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। तो इसका अर्थ ये है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो फिर उसकी डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स वो कम हो जाती है, और जब इनकम कम होती है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स बढ़ जाती है, जैसा कि इस डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। जब कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी रुचि और प्राथमिकता में बदलाव आता है तो उस समय डिमांड पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। जब कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में आता है, मतलब फेवरेबल चेंजेस आती हैं,
कोई प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर्स की मतलब प्रेफरेंस में आता है, ज़्यादा कंज्यूमर उसको परचेज करना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है, फेवरेबल चेंजेस जब आती हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तो डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट की। और सपोज कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अनफेवरेबल चेंजेस आ जाएं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर की चॉइस से बाहर हो जाए, कंज्यूमर जिन चीज़ों को प्रेफर करना छोड़ दे, तो नेचुरली है कि उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरह से जब फेवरेबल चेंजेस आती हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तो फिर डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट की, और जब अनफेवरेबल चेंजेस आती हैं तो उसमें प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। तो इसे हम डायग्राम के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को शो किया है और वाई एक्सिस पर जो है वो प्राइस को शो किया गया है। यहाँ पर जो प्राइस लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में यहाँ कोई चेंज हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। इनिशियल डिमांड कर मान लीजिए ये डी है। अब अगर कोई प्रोडक्ट जो है उसमें फेवरेबल चेंजेस आती हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, मान लो कि ज़्यादा कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को लाइक करना शुरू करते हैं, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इस तरह से जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट होगा। नया डिमांड कर्व आपका बन जाएगा D1। और अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के टेस्ट से बाहर हो जाए या कंज्यूमर उसको लाइक करना छोड़ दे, वो कंज्यूमर के टेस्ट से बाहर हो गया, कंज्यूमर उसके लिए प्रेफरेंस नहीं रखता है, तो बहुत कम लोग उसको यूज़ करेंगे, ज़्यादातर लोग उसको यूज़ करना छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये ए से सी की तरफ आएगा और जो नया डिमांड कर्व है ये क्या बनेगा, D2। इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंजेस आती हैं तो फिर डिमांड बढ़ती है और डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट होता है, और जब अनफेवरेबल चेंजेस आती हैं तो उस समय डिमांड में कमी आती है और लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग जो है वो डिमांड कर्व में होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। तो भविष्य में कीमतों में किस तरह का बदलाव आ सकता है, इसकी जो संभावना है वो भी डिमांड को प्रभावित करती है। When prices are expected to increase in near future, अगर कंज्यूमर को लगता है कि निकट भविष्य में किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने वाली है, then he will demand more, his demand will increase। वो प्रेजेंट प्राइसेस पर, करंट प्राइसेस पर उस कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा क्योंकि उसको लगता है कि निकट भविष्य में इस चीज़ की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं, वो महंगी हो जाएंगी भविष्य में, तो फिर वो आज ही उसकी ज़्यादा डिमांड करेगा। एंड व्हेन प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, और अगर उसको लगता है कि भविष्य में कीमतें कम हो सकती हैं तो फिर क्या करेगा वो, हिज डिमांड विल डिक्रीज फॉर द प्रोडक्ट। अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि भविष्य में इसकी कीमतें कम हो सकती हैं, नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में ही कीमतें कम होने वाली है, देन ही विल डिमांड लेस, वो उस कमोडिटी की डिमांड कम करेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को शो किया है और वाई एक्सिस पर प्राइस को शो किया है। तो प्राइस लाइन यहाँ पर क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्योंकि प्राइसेस आर कांस्टेंट। मान लीजिए जो आपका इनिशियल डिमांड कर्व है वो डी है, और जब प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन हो कि भविष्य में बढ़ सकती हैं तो वो प्रेजेंट टाइम में क्या करेगा, वो प्रेजेंट प्राइसेस पर भी उसकी डिमांड को बढ़ाएगा, डिमांड विल इंक्रीज। तो डिमांड जो है वो ए से बी की तरफ जाएगी। यहाँ पर डिमांड कर्व जो है आपका ए से बी की तरफ जाएगा। इसका सिंपल मतलब क्या है कि इसमें जो है राइट वर्ड शिफ्टिंग आ रही है डिमांड कर्व में। दिस इज द राइट वर्ड शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व। ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइसेस जो है वो कम होती हैं, इफ प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन नियर फ्यूचर, तो फिर जो डिमांड है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो डिमांड कम होगी तो जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होके D2 हो जाएगा, मतलब ये ए से सी की तरफ आपका डिमांड कर्व आएगा। इस तरह से जब प्राइसेस के बढ़ने की उम्मीद हो निकट भविष्य में तो जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, और अगर प्राइसेस के कम होने की उम्मीद हो तो फिर जो डिमांड कर्व है ये लेफ्ट वर्ड या लेफ्ट साइड जो है वो शिफ्ट होता है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज भी डिमांड को प्रभावित करता है। जनसंख्या में जो कमी या वृद्धि होती है उसका भी डिमांड पर असर पड़ता है। किस तरह का असर पड़ता है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। विद डिक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज, जब पॉपुलेशन साइज कम होता है डिमांड विल डिक्रीज, तो उस समय डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी।
एंड विद इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज, जब पॉपुलेशन साइज बढ़ती है देन डिमांड विल इंक्रीज, तो उस स्थिति में जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ये कॉमन सी चीज है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नेचुरली हर तरह की चीजों की डिमांड बढ़ेगी, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीजों की डिमांड बढ़ाएंगे। और अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो फिर डिमांड क्या होगी, फिर डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से पॉपुलेशन के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और पॉपुलेशन के कम होने पर डिमांड कम होती है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पर हमने यहाँ क्वांटिटी को शो किया है और वाई एक्सिस पर प्राइस को इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर प्राइस लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी प्राइस कांस्टेंट है। मान लीजिए इनिशियल डिमांड कर्व जो है वो डी है, यहाँ पर इनिशियल डिमांड कर्व क्या है, डी है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व जो है वो आपका राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे नया डिमांड कर्व बन गया आपका D1, और ये शिफ्टिंग हो गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जबकि दूसरी तरफ जब ये डिमांड में, जब पॉपुलेशन में कमी आती है तो फिर डिमांड भी कम होगी, और जब डिमांड कम हो रही है तो डिमांड जो कर्व है वो आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, एंड न्यू डिमांड कर्व जो है वो D2 बन रहा है। यहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रही है डिमांड कर्व में, ये ए से सी पॉइंट की तरफ हो रही है। सो दिस इज द लेफ्ट साइड शिफ्टिंग, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हम इसको कहते हैं। जब पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इसलिए जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्टिंग इसमें होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो भी डिमांड को प्रभावित करता है, और इससे डिमांड कर्व भी जो है वो भी शिफ्ट होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड उसमें किस तरह से चेंजेस आती हैं। जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो, इक्विटेबल का मतलब है कि जब सेम एजुकेशन, सेम क्वालिफिकेशन, सेम स्किल सेट वाले लोगों को सेम सैलरी मिलती है, तो या सेम इनकम वो कमा पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो, इसका मतलब है कि ज्यादा लोगों के पास एक तरह से समान इनकम आ रही है, ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का वो ज्यादातर लोगों में हो रहा है। ये कुछ लोगों के पास इनकम जो है वो कंसंट्रेट नहीं हो रही है, बल्कि वो ज्यादातर लोगों तक इनकम पहुंच रही है, और ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ रही, तो नेचुरली है डिमांड विल इंक्रीज। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जब होता है तो उससे डिमांड विल इंक्रीज, उससे डिमांड में इंक्रीज आता है, उसमें वृद्धि होती है। ऑन द अदर हैंड, जब इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो या अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब वो असमान वितरण हो इनकम का, तो ऐसी स्थिति में इनकम जो है वो कुछ लोगों के पास केंद्रित हो जाती है और ज्यादातर लोगों के पास कम इनकम होती है। उससे जो डिमांड होती है, डिमांड विल डिक्रीज। ऐसी स्थिति में जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो ये था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंड अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो डिमांड है वो डिक्रीज होती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आल्सो। जैसे आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर यहाँ क्वांटिटी को शो किया गया है और वाई एक्सिस पर प्राइस को शो किया गया है। यहाँ पर जो प्राइस लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि प्राइसेस आर कांस्टेंट। मान लीजिए इनिशियल जो डिमांड कर्व था वो आपका डी था, और अब अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है इकोनॉमी में तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड कर्व जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट होगा। नया डिमांड कर्व आपका D1 बन जाएगा। मतलब इनिशियल डिमांड कर्व था डी, तो शिफ्ट होकर कहां चला जाएगा, बी पॉइंट पे, और नया डिमांड कर्व क्या बनेगा, D1 बन जाएगा। इसी तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अनइक्विटेबल है, वो असमान वितरण है, तो इससे क्या होगा, जो डिमांड है ये कम हो जाएगी, और डिमांड जब कम हो रही है तो डिमांड कर्व जो है वो ए पॉइंट से शिफ्ट होकर सी पॉइंट पे आ जाएगा। इस तरह से जो नया डिमांड कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, दिस वुड बी D2, तो ये नया डिमांड कर्व होगा D2, और ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा डिमांड कर्व में इस केस में। सो this was about the distribution of income. I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.